लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में काम क्या करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को समझना चाहते हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि भाई कैसे कितने आसान तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिलेगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। ठीक, कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब आज की वीडियो में हमें क्या समझना है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना होगा माइटोकॉन्ड्रिया से अलग साइड होकर। ठीक है, आप जितना भी फूड खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, ठीक है, जो भी जिस तरह की फूड का आप इंटेक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो मटेरियल ब्लड के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में मटेरियल फुल्ली जब डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो मटेरियल, वो सिंप्लीफाइड मटेरियल कहाँ पहुँचेगा, हमारी बॉडी की हर एक सेल्स तक। पर कैसे जाएगा? ब्लड करता है इस काम को। ठीक है, ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सिंपल, ब्लड का सिंपल इतना ही फंक्शन है, चाहे वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो या अदर किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो या फिर किसी केमिकल का ट्रांसपोर्ट हो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग सेल्स तक। अब बात ये कि जब आपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया, कार्बोहाइड्रेट जब फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या जनरेट करता है? वो जनरेट करता है ग्लूकोज को। शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट फाइनली क्या जनरेट करेगा? ग्लूकोज को। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में तैयार हो चुके हैं डाइजेशन होने के बाद, डाइजेशन में एंजाइम्स हेल्प करते हैं, वो आपको मालूम है। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डिफरेंट सेल्स तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? ब्लड पहुंचाएगा। चलिए अब ये भी बात समझ में आ गई हमें कि भाई हमारी सेल तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पहुंच चुके हैं, लेकिन सेल के अंदर आने के बाद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्या होगा, उस चीज को आप समझिए ध्यान से। देखिए ये मानकर चलिए ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या आ चुका है? ग्लूकोज आ गया है ना। ग्लूकोज जब हमारी सेल के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पर कुछ स्टेप्स पास आउट करने के बाद, कुछ स्टेजेस के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में, या फिर आप इसको पायरुविक एसिड भी लिख सकते हैं, पायरुविक एसिड। ठीक है, कोई भी नाम आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। हालांकि इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलाइसिस। बल्कि इसका एक और नाम भी है, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। अब ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल बना है, अब हम ग्लूकोज नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? अब हम पायरुवेट बोल रहे हैं उसको, या पायरुविक एसिड बोल रहे हैं। ये जो पायरुवेट है वो एंटर करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पहुंचता है ना, तो वो एज सच पायरुवेट की फॉर्म में नहीं रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं इसको, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो चुका है हमारा पायरुवेट। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां पर पहुंच जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है, इसको बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? क्रैब साइकिल। इस तरह से बना लेते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट में नाम लिख लेते हैं। बल्कि एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रैब, उन्होंने अपने नाम के बेस पे इसको दिया था साइकिल को, है ना, साइकिल का नाम क्या होना चाहिए। तो क्रैब साइकिल चलती है। क्रैब साइकिल के रिजल्ट में इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, साथ में CO2 रिलीज होती है। अब ये जो इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं क्रैब साइकिल के रिजल्ट में, वो क्या होते हैं? उनके लिए कुछ सिंबल्स हैं, यहां पर लिख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। NADH2 और एक होता है FADH2। NADH2 और FADH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी चीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो वेस्ट के फॉर्म में बाहर चलेगी, जिसे हम
बोलते हैं ना कि इंस्पायरेशन किया फिर हमने एक्सपायरेशन किया, तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, CO2 वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो FADS2 और NADS2 ये जो इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, मतलब ये एनर्जी नहीं है पर ये कन्वर्ट होंगे आगे चलकर कुछ स्टेप्स के बाद किसमें, ATP में। तो ये NADS2 और FADS2 हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर तैयार हो गए हैं। कैसे तैयार हुए वो आपने भी प्रोसेस समझ लिया। अब ये FADS2 और NADS2 क्या करने वाले हैं, ये एंटर कर जाते हैं। कहां पर एंटर करते हैं, ये दोनों ही इसे मार्क कर लेते हैं, ये दोनों एंटर कर जाएंगे कहां पर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर। और वहां एंटर करने के बाद ये एक साइकिल चलाते हैं इस तरीके से, और इस साइकिल का नाम होता है ETC। क्या नाम होता है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, कब चलेगी वो आपने क्लियर कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलेगी तो इसके रिजल्ट में बहुत सारे H आयन प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन आयन। फिर ये हाइड्रोजन आयन क्रिस्टा वाले ट्रैक से वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेंगे, लेकिन जिस समय एंटर कर रहे होते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है ATPase, एक एंजाइम। क्या प्रेजेंट होता है, यहां लिख देता हूं इसको, शॉर्ट में तो देखो इसको ATPase बोलते हैं, बाकी इसका एक पूरा नाम भी है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम, ATPase। तो ATPase एंजाइम की मदद से ये जो हमारे पास H आयंस थे जब वापस मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं तो वहां कन्वर्ट हो चुके होते हैं, किसमें, एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। और जो हमारी आज की वीडियो का टारगेट था उसको बोलते हैं ATP, ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बल्कि इसके लिए एक रिएक्शन भी है, आप नोट कर सकते हैं, ADP प्लस IP। ADP मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहां पर ATPase एंजाइम प्रेजेंट होता है और रिजल्ट में क्या बनाता है, ATP। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये प्रोडक्ट है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनता है, पर लेकिन कैसे बनता है ये हमने सारा प्रोसेस समझ लिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, ये हमारा आज की वीडियो का टारगेट था। क्लियर, डायग्राम बनाना तो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपने वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट लेबलिंग है वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, जिसमें हम ATP फॉर्मेशन का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या बोलना पड़ता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, पूरी सेल के लिए पावर हाउस है ना, पावर प्रोवाइड कर रहा है पूरे सेल को। पर क्यों प्रोवाइड कर रहा है, या ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर, वो ये सारा मैकेनिज्म है ATP का बनना। अगर आप सिंपल शॉर्ट में कहना चाहते हैं कि भाई एक ग्लूकोज से कितने ATP बनेंगे, तो आपको याद रखना है पूरे प्रोसेस के दौरान 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, नेट गेन कितना हुआ, -2 कर देते हैं, 36 ATP मॉलिक्यूल का। क्लियर, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्लूकोज बना, वो भी हमने थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर लिया है कि भाई कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का भी नाम ले सकते हैं आप। तो ग्लूकोज बना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर कैसे सेल तक पहुंचा, और सेल में अंदर आने के बाद ग्लाइकोलाइसिस किया है, जिसको हम एम्डन मेयर ऑफ पाथवे कहते हैं, वो भी हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया। पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट के लिए क्या दूसरा नाम यूज कर सकते हैं, पायरुविक एसिड। फिर वो अंदर जाकर किस नाम में चेंज हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A। उसके बाद क्रैब साइकिल बन रही है, फिर इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं, CO2 तो साइड हो जाएगा। फिर ये अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर ETC साइकिल चला रहे हैं, जिसके रिजल्ट में H आयन बन रहे हैं। फिर वो क्रिस्टा वाले ट्रैक से जब अंदर जाते हैं मैट्रिक्स के पास, है ना, मैट्रिक्स में पहुंचते हैं, तो रास्ते में उन्हें क्या मिलता है, ATPase, साथ में ADP और IP, और क्या बन जाता है रिजल्ट में, ATP मॉलिक्यूल। और ATP मॉलिक्यूल बन रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। यही कारण है जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो आई थिंक आपको जो हमारी आज की वीडियो का टारगेट था, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कंसीडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको टॉपिक सच में क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, और टॉपिक क्लियर होने की वजह से आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।